गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। दिसंबर 21 एग्जामिनेशन से वी हैव स्टार्टेड विद एबीसी एनालिसिस एंड काफी अच्छा रिस्पांस मिला। स्टूडेंट्स ने बोला सर बहुत फायदा हुआ, स्ट्रेटेजी समझी, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पर पहले ध्यान देना चाहिए, बाद में किस चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए और लास्ट में किस चैप्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। सो कैटेगरी ए, बी एंड सी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आने के बाद आई थॉट why not to continue the ritual and we will go for ABC analysis in every examination. सो दोस्तों, मई 22 एग्जामिनेशन जो सामने आपका एग्जाम है, तो ये एग्जामिनेशन के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एबीसी एनालिसिस का डिस्कशन आपके साथ। सो दोस्तों, सबसे पहले एफएम की बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पे जाएंगे। एफएम जिसका वेटेज आप सबको पता है कि 60 मार्क्स का होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये 60 मार्क्स के वेटेज के लिए आपके कैटेगरी ए के टॉपिक्स कौन से। सो कैटेगरी ए के अंदर दोस्तों आना चाहिए सबसे पहले मेरे मुताबिक कैपिटल स्ट्रक्चर। इस बार दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने कैटेगरी ए में डाला है और उसके अंदर भी मैं स्पेसिफिकली ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ज्यादा मेहनत आप लोगों ने करना चाहिए एमएम अप्रोच के ऊपर। एमएम अप्रोच पर क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सो आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर सॉल्व करोगे तो एमएम अप्रोच बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 10 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमएम अप्रोच पर या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के पूरे चैप्टर में किसी भी एक चीज पर। दोस्तों दूसरा टॉपिक जो कैटेगरी ए में आता है वो है अपना फेवरेट टॉपिक, रादर अपना बोलने से अच्छा इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक, रेशियो एनालिसिस। लास्ट टाइम एनालिसिस के वक्त मैंने आपको क्लियरली बताया था, रेशियो एनालिसिस में मुझे एक्सपेक्टेड था कि रेशियोज देंगे और बैलेंस शीट पूछेंगे ड्रॉ करने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन दिसंबर 21 में आया था दोस्तों। इस बार मेरे एक्सपेक्टेशन है दोस्तों रेशियो पूछेंगे और इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करने बोलेंगे आपको, या फिर बेस्ट पार्ट इनकम स्टेटमेंट भी नहीं, ये लोग आपको डिटरमाइन सेल्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा मेरे एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, ये रियलिटी होने के चांसेस है बट श्योरिटी नहीं होती है। तो दोस्तों रेशियो एनालिसिस में रेशियोज दिए जाएंगे और आपको बोला ही जाएगा डिटरमाइन सेल्स, डिटरमाइन परचेसेस, डिटरमाइन क्रेडिटर्स, डेटर्स, व्हाटएवर, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे टाइप के आइटम्स। सो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दैट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इन रेशियो एनालिसिस। सो आई विल जस्ट राइट हियर डिटरमाइन वाला क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो ये कैटेगरी ए में आएगा दोस्तों। कैटेगरी ए में लेवरेज भी इस बार आएगा। लेवरेज में दोस्तों मुझे एक्सपेक्टेड है इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे आपको। इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना मतलब क्या सर? मतलब ये लोग आपको लेवरेजेस देंगे और आपको बोलेंगे सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक या ईबीटी तक या ईएटी तक पहुंच जाओ, और उसके बाद ये आपको इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस बोलेंगे। आपको याद होगा तो ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चंस हमने रेगुलर बैच में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कवर किया है। ओके, सो ये क्वेश्चन मुझे आने की एक्सपेक्टेशन है इस बार लेवरेज के अंदर। सो गाइस दिस विल बी योर कैटेगरी ए। एंड कैटेगरी ए में लास्ट जो टॉपिक मैं डालना चाहूंगा वो रहेगा कैपिटल बजटिंग, रादर मैं बोलूंगा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये कैटेगरी ए में आने वाला है इस बार। सो आई विल पुट स्पेसिफिकली रिस्क एनालिसिस इन सीबी, मतलब कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग के अंदर मुझे लगता है दोस्तों सिनेरियो एनालिसिस पर क्वेश्चन आएगा, सिनेरियो एनालिसिस पर क्वेश्चन आएगा या फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सिनेरियो एनालिसिस ऑब्लिक सेंसिटिविटी एनालिसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो गाइस प्रिपेयर हार्ड, प्रिपेयर बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चंस। सो ये है हमारा कैटेगरी ए वाला पार्ट। सर कैटेगरी ए है, पता चल गया। करना क्या होता है कैटेगरी ए में? इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, रिविजन्स करने होते हैं। इसके क्वेश्चंस आप आईसीआई मॉड्यूल से कवर करोगे, अपने क्लास के नोट से कवर करोगे, एमटीपी आरटीपी से भी कवर करोगे बहुत अच्छे से। इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा करना है आपको। दैट इज माय कैटेगरी ए, क्योंकि इनके आने के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है और इनका वेटेज भी ज्यादा है। ऐसा समझ लो मोटा मोटी, मुझे लगता है कि ये 30 मार्क्स के वेटेज वाला पार्ट हो गया आउट ऑफ 60, राइट। अब कैटेगरी बी पर जाते हैं दोस्तों। तो 5th नंबर का टॉपिक जो कि कैटेगरी बी शुरू हो रहा है अभी, तो कैटेगरी बी में मुझे लगता है कैपिटल बजटिंग आएगा इस बार। कैपिटल बजटिंग के अंदर सर कौन से क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन है? लास्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट आया नहीं था, वो था रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। तो इस बार मुझे लगता है रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ये भी बोला था कि रिप्लेसमेंट के साथ साथ आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यस, आपको नॉर्मल क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कैश फ्लो डिटरमाइन करना था और आपको निकालना था एनपीवी वगैरह। तो उस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। बट यस, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं आया है। तो कैटेगरी बी में जब आप
कैपिटल बजटिंग का पूरा प्रैक्टिस करोगे तो उस वक्त रिप्लेसमेंट पर स्पेसिफिक थोड़ा एम्फोसिस ज्यादा देकर प्रैक्टिस करना, राइट। सो दैट विल बी योर कैटेगरी बी में कैपिटल बजटिंग। फिर इस बार कैटेगरी बी में मैं डालूंगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर 5 यूनिट्स है दोस्तों। मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब चीजें आती है, एंड कैश। तो गाइस ये 5 टॉपिक में से मुझे लगता है इस बार वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, 5-10 मार्क का वेटेज नहीं रहेगा, शायद 15 मार्क्स तक भी वेटेज जा सकता है, इसलिए मैंने उसको शिफ्ट कर दिया फ्रॉम कैटेगरी सी टू कैटेगरी बी। लास्ट टाइम कैटेगरी सी में डाला था मैंने इसको। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन की करनी चाहिए। आपने कैश बजट का अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। इस बार कैश बजट पे क्वेश्चन इस बार आ सकता है, तो कैश बजट का प्रैक्टिस अच्छा करो। एंड एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना। कैश कॉस्ट अप्रोच है, नॉर्मल अप्रोच है, जो भी है, आपका प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा रहने देना। ये कैटेगरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था फैक्टरिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, बराबर फैक्टरिंग पे क्वेश्चन आया था दोस्तों। इस बार मुझे लगता है कि कैश बजट एंड एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। हमने क्लास में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए, आपको पता है, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, जस्ट प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली। सो दैट विल बी माय कैटेगरी बी का टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो मैं कैटेगरी बी में डालूंगा वो है डिविडेंड डिसीजन मेकिंग। डिविडेंड डिसीजन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वॉल्टर्स अप्रोच आता है, गॉर्डन्स अप्रोच आता है, इसमें आपको याद होगा तो लिटनर्स अप्रोच आता है। तो गाइज ये जो अप्रोचेस थे इसके अंदर एमएम अप्रोच भी था, तो ये अप्रोचेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड इसके साथ साथ राइट इश्यू, बोनस शेयर, ये कैटेगरी के जो क्वेश्चंस थे ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। राइट इश्यू, बोनस शेयर्स, ये टाइप के जो क्वेश्चन थे इसकी भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कैटेगरी बी में आता है। सो कैटेगरी बी में इस बार मैं आपको 3 टॉपिक दे रहा हूं, ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये है मेरा कैटेगरी बी फॉर एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड कैटेगरी सी जो आना चाहिए दोस्तों आपका, वो रहेगा टॉपिक नंबर 8 बुलाऊंगा मैं, दैट इज कैटेगरी सी फॉर अस, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं कैटेगरी सी में डाल रहा हूं बिकॉज दोस्तों इसकी मल्टीपल रीजन से हम जब एनालिसिस ड्रॉ करते हैं तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आरटीपी में कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी का दिया था, पिछली बार एग्जाम में क्या आया था, उसके पिछली बार क्या आया था, कहां स्टूडेंट्स ज्यादा रॉन्ग जा रहे हैं, ये सब एनालिसिस के बाद ये सब कंक्लूजन आपके सामने आ रहा है कि कैटेगरी ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है। सो सी कैटेगरी में मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डालना चाहूंगा, जिसमें मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा वैक कंप्यूटेशन पे आएगा, और 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है केडी निकाल लो, केपी निकाल लो या के निकाल लो उस पर। सो दैट विल बी माय कैटेगरी सी। देन दोस्तों 9th चैप्टर विल बी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 1 है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। इसमें थ्योरी ही है दोस्तों। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग से है, मगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा आपको स्पेसिफिकली तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट पे आएगा। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर सोचे जाए तो 10 मार्क का थ्योरी है दोस्तों। तो 10 मार्क के थ्योरी के लिए आपको डिसाइड करना है कितनी मेहनत करना है, वो भी ऑप्शन में छूट सकता है, क्योंकि डेडिकेटेडली एफएम का लास्ट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन होता है। So guys, be careful when you plan your studies. When you put in more hours for your theory part, you should understand how much you are putting and how much is the reward for it. So category C में मैं डालना चाहूंगा scope and objective of financial management, और इसमें एजेंसी कॉस्ट, एजेंसी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। बाकी थियोरेटिकल पार्ट बहुत सा है, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सब चीजें, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सा पार्ट है, रोल ऑफ सीएफओ। सो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं लास्ट टॉपिक को कैटेगरी सी में डालूंगा, वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये तो पूरा का पूरा टॉपिक ही थ्योरी टॉपिक है दोस्तों, तो ये तीनों मिलकर मैं कैटेगरी सी बुलाऊंगा। कैटेगरी सी वो है दोस्तों जिसका वेटेज बहुत कम है, आने के चांसेस बहुत कम है, और आ भी जाए तो ऑप्शन में भी छूट सकता है। सो दैट इज माय कैटेगरी सी फॉर यू। सो ये था एबीसी एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट। नाउ लेट्स गो इमीडिएटली फॉर which part? Economics for finance, which is very scoring. It is 40 marks syllabus, generally ignored by students because उनको लगता है थ्योरी है बाद में हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, बट एंड कभी आता ही नहीं है क्योंकि सिलेबस पूरा कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके स्टडीज के वक्त ईएफएफ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, पहले स्टडी कीजिए, और उसके लिए बहुत सिंपल है दोस्तों। आप इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस कैसे स्टडी करोगे ये मैं आपको एंड में बता दूंगा, पहले आप एबीसी देख लीजिए। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का एबीसी एनालिसिस में
सबसे पहला टॉपिक जो है आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 जो है ये मैं आपको कैटेगरी ए में डालना चाहूंगा, चैप्टर नंबर 1। फिर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 पब्लिक फाइनेंस एंड मनी, ये है कैटेगरी बी वाले टॉपिक। लास्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ये है मेरा चैप्टर नंबर 4 जो कि मैं कैटेगरी सी में डालता हूं हर बार। इसमें दोस्तों यूनिट्स 5 है। क्या मजाक कर रहे हो, 5 यूनिट्स आप पढ़ लोगे और बदले में आपको कितने मिलेंगे? 10 मार्क। हार्डली वो भी ऑप्शन में छूट सकते हैं, इसलिए मैं हार्डली बोल रहा हूँ। सो कैटेगरी 5 ये जो 5 यूनिट वाला टॉपिक है ये मेरा कैटेगरी सी वाला टॉपिक रहेगा जो कि चैप्टर 4 है। तो आपको मेहनत करनी है, नेशनल इनकम में मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में, आपको भी पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। अब मैं आपको ईएफएफ का थोड़ा सा ग्लांसिंग बता देता हूँ कि ईएफएफ का लॉजिक क्या होता है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में लगभग 10 से 15 मार्क का प्रैक्टिकल पार्ट आता है और बचा हुआ पार्ट जो है वो थ्योरी आता है। लगभग हम इसे बोलेंगे 25 to 30 मार्क्स का ये थ्योरी पार्ट आता है। ठीक है, दो थ्योरी पार्ट में भी आपको पता है कि 2 से 3 मार्क के ही क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब टू द पॉइंट लिखना है, इमोशनल नहीं बनना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन के 2 पॉइंट लिख दोगे आंसर तो 2 मार्क मिल जाएंगे, 3 मार्क का रहेगा तो 3 पॉइंट लिखना है। दैट्स इट, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। एंड प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो जनरली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 से आता है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 से प्रैक्टिकल पार्ट आता है जिसका वेटेज 10 से 15 मार्क्स है दोस्तों। और ये जो 10 से 15 मार्क्स का वेटेज है इसके अंदर लगभग 3 मार्क या 5 मार्क ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क या 5 मार्क ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो गाइज बी केयरफुल व्हेन यू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इज वेरी वेरी स्कोरिंग। तो टॉपिक नंबर 1 कैटेगरी ए में आ रहा है, टॉपिक 2 टॉपिक 3 कैटेगरी बी में आ रहा है एंड टॉपिक नंबर 4 कैटेगरी सी में आ रहा है। तो ज्यादा मेहनत हमें 1 पर करना है, उससे थोड़ी कम मेहनत हमें 2 और 3 पर करना है और सबसे कम मेहनत हमें चैप्टर नंबर 4 पे करना है। आप चैप्टर नंबर 4 के लिए चार्ट बुक रेफर करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आप चैप्टर नंबर 4 के लिए आपकी पूरी पढ़ाई चार्ट बुक से करोगे तो भी चलेगा। ये टॉपिक्स जो है टॉपिक नंबर ए 1 एंड 2 एंड 3 इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के लिए चार्ट बुक विथ यूट्यूब का मैराथन, चार्ट बुक सामने रखो और यूट्यूब का मैराथन ओपन कर लीजिए जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है और उसके बाद आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा उस एक चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो इमीडिएटली ओपन माय टेक्स्ट बुक एंड यू कैन रेफर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन रेफर करो आपको क्लिक हो जाना चाहिए इसमें आंसर क्या आना चाहिए। एक बार सोचिए आंसर क्या क्या आएगा, कितने पॉइंट्स आएंगे और फिर मेरे लिखे हुए आंसर को पढ़िए और अगर आप सही हो तो चलिए आगे बढ़ जाइए। आप ये मत देखिए लैंग्वेज वो आ रही है या नहीं आ रही, लैंग्वेज वैसे भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, कंटेंट वो आना चाहिए, कंटेंट वो आना चाहिए, लैंग्वेज पे ज्यादा भर मत दो। ये कोई लॉ नहीं है कि लैंग्वेज वही होनी चाहिए, बट यस की टेक्निकल टर्म्स है जो आपको वैसे भी पढ़ाई करते हुए याद हो जाते हैं। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, ये सब टेक्निकल टर्म्स है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये सब चीजें आपने पढ़ी है मेरे साथ बहुत अच्छे से, नहीं भी पढ़ी रहेगी, याद नहीं आ रहा होगा तो टेंशन मत लीजिए, मैराथन बैच है आपके पास। एफएम का पूरा मैराथन बैच, ईएफएफ का मैराथन बैच पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको पढ़ाई करते वक्त कैटेगरी ए में जो लिखा है उसका मैराथन ओपन कीजिए, पहले उधर पढ़िए चार्ट बुक के साथ और फिर टेक्स्ट बुक पे जाइए और आगे कंप्लीट कर लीजिए उसे। आपकी पूरी पढ़ाई के अंदर आपने क्या क्या कवर करना चाहिए सर, हमने कवर करना चाहिए आईसीएआई का मॉड्यूल, प्लस हमने कवर करना चाहिए दोस्तों रिवीजन टेस्ट पेपर जो आपके अटेम्प्ट के लिए मतलब मई 22 के लिए, एंड उसके साथ साथ हमने कवर कर लेना चाहिए एमटीपी जो कि मई 22 एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है। अभी नहीं अवेलेबल है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपलोड नहीं किया है, बट यस अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा आपको सॉल्व करना है तुरंत। ये 3 चीजें आप कुछ भी कर लीजिए, मत छोड़िए, ये 3 चीजें आपको करनी है मेरे रेगुलर नोट्स के साथ। जिन लोगों ने मेरे पास क्लास नहीं ली है कोई भी कारण की वजह से, कोई बात नहीं, आप YouTube पर मेरा मैराथन बैच देख सकते हो जिससे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से पीक लेवल तक हो जाएगी और उसके बाद आप ये सब चीजें सॉल्व कर पाओगे। सो नथिंग टू वरी गाइज, इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। सो आई विल टेक योर लीव। आई होप ये जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। All the best for your May examination and I'm very sure that I'm going to see you all in CA final very soon and very sure very soon. Goodbye friends, best luck.